नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्त, आज की कहानी की सफर पर आज मैं आपको लेके चलता हूं साल 2002 में उत्तराखंड। आज की कहानी जो मुझे भेजे हैं उनका नाम है सतीश। उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में ही उनका परिवार सेटल था, काम करते थे, लेकिन वो पीछे रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की कहानी के सफर पर। सतीश जी की ही शब्दों द्वारा इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सतीश। मेरे साथ में बहुत बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका था। ये बुरा वक्त लाने वाला कोई और नहीं, सबसे पहले बुरा वक्त का शुरुआत हुआ था मेरे चाचा जी के साथ में। लेकिन उससे पहले भी बुरा वक्त ने शायद दस्तक दे दिया था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। मेरे पिताजी की एक खाने पीने की दुकान थी फैक्ट्री के पास में, मेन रोड पर, और उसी से हमारा परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। मेरे चाचा और मेरे पिताजी उस छोटे मोटे ढाबा को संभालने का काम करते थे। दोनों भाई मेहनत करते थे, दिन रात लगे रहते थे, देर रात तक ढाबा का खोल के रखते थे, और तब जा करके हमारा परिवार का भरण पोषण होता था। उस टाइम मुझे अच्छी तरह से याद था, मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की थी। अचानक एक रात पिता के साथ में ना जाने क्या होता है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब तक कोई मामला समझ में आता, हॉस्पिटल में लेके जाते, और रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। पता चला कि हार्ट अटैक आ चुका था। मतलब ये क्या, ये कैसे हो गया? कोई भी लक्षण मेरे पिताजी के अंदर में हार्ट अटैक की नहीं थी, ऐसे कोई लक्षण दिखाई भी नहीं देता था। रात भर में ऐसा क्या हो गया? लेकिन डॉक्टर कहने लगे कि आपने देर कर दिया, जल्दी लाते तो शायद हम बचा भी सकते थे। पहला झटका तो हमारे परिवार को लग चुका था, और इसके बाद दूसरा झटका जब लगता है कि वही काम मेरे जो चाचा हैं ढाबा का संभाल लेते हैं। पिता के गुजरने के बाद में आखिर रोजी रोटी का समस्या कैसे पूरा होगा? तो उसी काम को मेरे चाचा जी लगन से अब पूरा अपने भाव से लग जाते हैं। यही तो हमारा रोजी रोटी चलाने का जरिया है, यही तो ढाबा है। वो भी पहले भी मेहनत करते थे और इसके बाद वो भी मेहनत करने लगे। कभी कभी तो इतना टाइम निकल जाता था, अब उसी ढाबे में आराम करते थे, रुक जाते थे। हालांकि 11 बजे आसपास के बाद में रोड बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी, तो वहाँ रुकना बेकार था। लेकिन चाचा जी कहना था कि भाई ढाबा तो ढाबा है, इसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, कोई चोरी चकारी हो गया तब क्या होगा? यही तो हमारी जमा पूंजी है, हम इसको कैसे छोड़ दें? वो अधिकांश समय उनके ढाबा में बीतता था। अब मैं जब अपना होश संभाला, मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन अब पारिवारिक जो हालात थी सही नहीं थी। चाचा के साथ मुझे अब काम करना मेरी मजबूरी हो गई थी। तब मैं लगभग 22 साल के आसपास का हो चुका था। चाचा जी और हम दोनों मिल करके फिर ढाबा में मेहनत करने लगते हैं। और ढाबा जो पहले कमाई किया करता था, अब कमाई भी बहुत कम हो चुकी थी। अब ये बात ना तो चाचा जी समझ पा रहे थे और ना मैं समझ पा रहा था। चाचा जी का कहना था कि तुम्हारे पिताजी का हाथ का खाना शायद स्वादिष्ट बनता होगा, और तभी लोग पाग जरूर से ज़्यादा आते थे। लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ देखो कितना कम हो गया, ग्राहक बहुत कम आते हैं। सही बात थी, बिल्कुल चाचा जी ने पकड़ रखी थी। कुछ ऐसा ही हाथ में मेरे पिताजी का जादू था। जो चीज़ भी बनाने का वो कोशिश करते थे और वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन बनती थी। जो भी ग्राहक खाता था तो ज़रूर बोलता था, क्या आपने खाना बनाया है? अब इसके बाद जब हमारी दुकान की आमदनी कम होने लगी तो चिंता का विषय था ही। चाचा जी का भी परिवार था, यानी मेरी चाची भी थी, उनके 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, सबका भरण पोषण तो हम ही लोगों पर था।
चाचा जी के ऊपर में कुछ ज़्यादा ही बोझ था। वो कभी अकेले में बैठा करते थे तो सोचा करते थे। मैं जानता था कि वो क्या सोचते हैं। मेरी बहन भी जवान हो रही थी, उसका शादी ब्याह कर चिंता खाए जा रहा था। पिताजी होते तो चाचा जी पर इतना जो भार था वो नहीं पड़ता। मैं इस बात को समझता था। चाचा जी को समझाता था कि आप इतना क्यों चिंता करते हो, अरे मैं हूं ना, मैं भी जवान हो गया हूं, हम दोनों मिलकर करेंगे ना। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा। मैं पहले ही अपने पापा को खो चुका हूं और आपको कभी खोना नहीं चाहता हूं। हम दोनों में बहुत ही प्रेम था। चाचा जी मुझे अपने बेटे से कम नहीं जानते थे और इसके बाद मैं भी अपने पिता के भांति उनको इज्जत दिया करता था। प्रेम संबंध हम दोनों में गहरा था और हम दोनों एक दोस्त की तरह काम करते थे, एक दोस्त की तरह रहा करते थे। मैं अपना बात उनसे हमेशा शेयर किया करता था और मजाक का दौर भी चलता था। जब उम्र का जब बेटा हो जाए ना तो ऐसे ही अक्सर हुआ करता है। और चाचा जी भी अब पिताजी से बहुत छोटे थे, मेरे से लगभग वो शायद 10 या 12 साल बड़े होंगे। तो एक नज़दीकी रिश्ता बन चुका था। हम एक दूसरे से बात शेयर किया करते थे। और तब चाचा कभी कभी जब ढाबा में रुक जाते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि आप ढाबा में क्यों रुके। जब मैं सुबह पहुंचता था और तब कहने लगे, अरे क्या हो गया, ढाबा में रुक गया, अपना ही तो है ना, कोई चोरी चकारी हो जाए। हर बार इसी बात को चर्चा करते थे। और तब मैं उनको कहता कि नहीं, रात में यहाँ कोई काम ही नहीं है, हम ढाबा बंद करेंगे, ताला बंद करेंगे, चले आएंगे। अब चोरी चकारी हो जाएगा तो हमारी किस्मत थोड़ी ले जाएगा। और वैसे ही यहाँ चोरी चकारी होती भी नहीं थी। ना जाने क्यों रात को रुक जाते थे। मैं तो शाम को 6 बजे तक उस ढाबे में रहता था और इसके बाद अपने घर पर आ जाता था। घर बार भी तो हमें देखना था, हमारे घर में कोई पुरुष भी तो होना चाहिए था। कई तरह की समस्याएं अब हुआ करती थी और मैं चाहता था कि जैसे मैं आऊं और 10 बजे तक चाचा भी अपने दुकान बढ़ाकर ढाबा बढ़ा करके आ जाएं, हमारा परिवार एक साथ में रहे रात के टाइम में। लेकिन चाचा जी ना जाने क्यों हफ्ता में 15 दिन में कभी कभी ऐसा कर लिया करते थे, उस ढाबा पर रुक जाया करते थे। अब मैं नहीं चाहता था कि वहां पर अकेले रहें। वो कुछ जगह ऐसी थी, हालांकि मैं भूत प्रेत पर ज्यादा यकीन तो नहीं करता था, लेकिन मन ही मन उनको जरूर मानता था कि भूत प्रेत भी होते हैं। हाँ, कुछ जगह वैसे ही थी। रात के टाइम में बड़ा डर लगता था। एक सन्नाटे की आवाज़, जंगल, पास में जंगल और रोड जो रात को बंद हो जाता था, मतलब आवागमन बंद हो जाती थी, तो बड़ा अलग सा ही माहौल बन जाता था। मैं एक रात रुका था चाचा जी के साथ में और तब मैंने वहाँ का सन्नाटा, वो डरावनापन मैं जरूर महसूस किया था। और तब मैंने सोच दिया था कि नहीं, चाचा जी यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन कभी कभी वो अक्सर ऐसे हफ्ता में 15 दिन में कर लिया करते थे और तब हम दोनों आपस में झगड़ लेते थे। प्रेम से मैं कहता था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, कोई न कोई बहाना बना लेते थे। लेकिन मेरे समझाने के बाद, परिवार को समझाने के बाद भी वो अक्सर ये गलती कर लेते थे और यही बात मुझे पसंद नहीं आती थी। खैर, ये तो बात हो गई हमारी और उस दुकान के बारे में, हमारे परिवार के बारे में। अब मैं आता हूं उस घटनाक्रम पर जो हमारे साथ घटना स्टार्ट हुआ था। उस घटना का शुरुआत मेरे चाचा से ही हुआ था। मैं बताया ना कि जब चाचा हफ्ता दिन 15 दिन में रुक जाया करते थे, ऐसे ही एक रात वो रुके हुए थे। हम लोग तो अपना नींद के मस्ती में सोए हुए थे, अपने परिवार के साथ, अपने माँ के साथ, अपनी चाची, अपने जो भी हमारा घर था, अपनी बहन, हम लोग तो आनंद से अपने अब आंखें बंद करके, आज चाचा जी हमारे दुकान पर थे। हमें उम्मीद था कि जल्द से जल्द ढाबा बढ़ा के आ जाएंगे, लेकिन आते नहीं है। ना चाची हमें जगाती है और ना वो भी एक तरह से सो भी जाती है कि चलो जब आएंगे तो हम दरवाज़ा खोल देंगे। लेकिन उस रात आते ही नहीं है। जब सुबह मैं जाता हूँ तो सोए हुए मिलते हैं, ढाबा खड़काता हूँ तब जाके उनकी आँख खुलती है। मैं जब आँख खुलता है ना, मुझे देख करके बड़ा अजीब तरह से बिहेव करते हैं। वो मुझे काफ़ी देर में पहचानते हैं। मैं कहता हूँ, हो क्या गया, कोई नशा पानी तो आप नहीं करने लगे हो, ऐसा मेरे साथ में ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो?
आप इस नज़र से कैसे देख रहे हो, मुझे पहचानते नहीं क्या? तब वो थोड़ा सा जो उनके अंदर में डर बैठा था वो बाहर निकलता। तब कहते हैं चल यहाँ से चल, मैं तुझे अलग बताता हूँ, अलग बताता हूँ। मैं मामला समझ नहीं पाया था कि मामला क्या है, चाचा जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब मैं कहता हूँ आप डरे हुए क्या? मैं आपको कितनी बार कहा हूं कि रात में इस जगह पर हुक्का मत करो, लेकिन आप हमारी बात को मानते कहाँ हैं। तब चाचा जी कहने लगे देख, एक तो ढाबा की कमाई पहले ही कम हो चुकी है, रात में कभी कभी गाड़ियां बस वगैरह निकलती हैं, चाय पानी के लिए रुक जाती हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमाई हो जाती है। इसलिए मैं ये लालच कर बैठा था। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या चाचा, तुम डरे हुए दिखाई दे रहे हो, कोई ना कोई बात तो होगी। तब चाचा बताते हैं कि देख, मैं यकीन तो करता नहीं, वो भी मेरे तरह थे। कहने लगे कि मैं दुकान बढ़ा रहा था, रात के करीब 11 बज चुका था, मुझे लगने लगा था कि हाँ अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। तभी मैं दुकान बढ़ा रहा था, ढाबा बढ़ा रहा था। एक औरत आती है सफेद कपड़े में, ना तो वहां कोई ट्रक रुकता है, ना कोई बस रुकता है, और ना उस टाइम रोड पर कुछ चलते हुए दिखाई दे रहा था। अचानक मेरे ढाबे पर आ जाती है। कहती है मुझे भूख लगी है, खाना है तुम्हारे पास में? उस टाइम ढाबा हमारा खाली हो चुका था, जो भी सामान था हमने खर्च कर दिया था, ग्राहक खा चुके थे, इसलिए मैं तो ढाबा बंद करके जा रहा था। मैं मना कर देता हूं कि नहीं जी, अब तो हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। वो नाराज हो जाती है। कहती है कि नहीं, मैं बहुत सारा कीमत दूंगी, मुझे भूख लगी है, आपका ढाबा है तो मैं इतनी दूर से चल के आई हूं, खाना तो मुझे खिलाना ही पड़ेगा। मुझे पैसे की ताकत दिखाती है, लालच दिखाती है। मैं सोचने लगता हूं कि चलो बेचारी भूखी भी है, चलो इसके लिए कुछ ना कुछ बना ही देता हूं जो फटाफट बन जाए। तब मैं ढाबा को खोल देता हूं, कहता हूं अंदर आके बैठ जाइए। वो कुर्सी पे बैठ जाती है। मैं उसके लिए कुछ जल्दी जल्दी बनाने लगता हूं कि जितना जल्दी कुछ भी बन सके, जिसका इसका पेट भर सके। जब मैं खाना बना लेता हूं, उसके आगे परोस देता हूं, उसकी नजरें उस खाना पर पड़ती है। कहती है ये क्या तुमने बना लिया, तुम्हारे होटल में कुछ नॉन वेज वगैरह नहीं है? मैं तो नॉन वेज खाना पसंद करती हूँ। तब मैं कहने लगा कि हाँ होती तो है, लेकिन इस टाइम नहीं है, इस टाइम मैं बना भी नहीं सकता हूँ, अगर होती भी तभी भी नहीं बना सकता था, क्योंकि बनाने में उसका वक्त लगता है। तब तक आप भूखी रहती। जो भी फास्ट में काम करना चाहा, अब मैं आपके लिए कुछ बना तो दिया, आप अपने पेट भर लीजिए, कभी फिर आइएगा फुर्सत में तो आपको नॉनवेज भी खिला देंगे। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है, कहती है नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं खाना है, मुझे तो नॉन वेज खाना है, मैं नॉन वेज ही खाऊंगी। अब मैं क्या करता, कुछ अंडे थे तो मैं कहने लगा कि मैं आपके लिए ऑमलेट बना देता हूं। बड़ी मुश्किल से वो बात को मानी थी, कहने लगी ठीक है। मैं अंडे बनाने लगता हूं, तब तक मैं देखता हूं कि जो कुर्सी पर वो औरत बैठी हुई थी वहां तो है ही नहीं, वो जो खाने का सामान दिया था वैसे कि वैसे रखा था, उस औरत ने उसको छुआ तक नहीं था। आखिर कहाँ गई? कहीं बाथरूम वगैरह? बाथरूम में मैं देख लेता हूं, वहां पर भी दरवाजा खुला हुआ है, तब कहाँ गई? मैं हैरान हो जाता हूं, और आमलेट बन भी चुका था। मैं उसको आवाज देने लगता हूं कि आप कहां पर हो मैडम जी, कहां पर हो? ढाबा के मैं रोड पर साइड में निकल के देख लेता हूं कि कहां है, कहां है, लेकिन वो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देती है। रात भी ज्यादा हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि अब घर क्या जाऊं, अब चलो आराम ही कर लेते हैं, पता नहीं कहां से आई थी, कहां चल गई। मेरा तो अब जब बहुत सारा समय भी खराब हुआ, और वो आमलेट भी बन के तैयार हो चुका था, ये भी सामान तैयार हो चुका था, पैसा तो मुझे किसी का नहीं मिला। इसीलिए मैं रुक गया था कि शायद कहीं गई होगी और आ भी जाएगी। मैं उस ढाबे में रुक जाता हूं। मैं ढाबे को गेट तो बंद कर देता हूं, मुझे लगा कि जब आएगी तो दरवाजा खटखटाएगी। कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। जब कुछ आवाज आती है ढाबे में ना, जो मैं देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं। वो आमलेट जो मैंने बना कर रखा हुआ था, उसको लेकर के और चलते हुए प्लेट में लेकर के चलते हुए एक जगह पर बैठती नहीं है, और वो जल्दी जल्दी खा लेती है।
मैं देखता हूं दरवाजा दरवाजा जैसे मैंने बंद किया था वो बंद ही था। आखिर ये आई कहां से? या फिर इसी ढाबा में थी, अब मुझे नजर नहीं आई। अब मैं उठ करके बैठ जाता हूं। अब फिर कहता हूं, मैडम जी आप कहां से आई? मैं तो आपको हर जगह ढूंढ लिया, मैं बाहर तक तलाश कर लिया, आप तो नजर नहीं आई। तभी वो जो प्लेट था, खाना तो खा चुकी थी, प्लेट को घुमा के फेंकती है। कहती है इससे मेरा पेट नहीं भरा, इससे मेरा पेट नहीं भरा, भूख और लग गई है। अचानक उसका रंग ढंग बदलता हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा मोहरा पर अलग ही रंग मुझे नजर आता है। उसका चेहरा अब एकदम लाल रंग का होने लगा था। उसकी सुंदर खूबसूरत आंखें अचानक चमकने लगी। मैं देख करके हैरान हो गया था। मैं विशेष भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं उसका रंग रूप बदलते देखा, मेरे मन में खटका हो चुका था। ये गलत औरत है, ये गलत है। मुझे पहली नजर में लगने लगा कि जरूर कोई ना कोई ये प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई पिशाचनी है। हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। मैं जब तक भागने को सोचता हूं कि मैं दुकान का दरवाजा खोल के बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं भाग भी नहीं पाता। दरवाजे तक जरूर पहुंचता हूं और उसके बाद वो औरत मुझे घसीट लेती है, मुझे बाहर निकलने भी नहीं देती है। तू कहां भाग के जा रहा? तू भाग के जाएगा तो मेरा खाना कौन बनाएगा? मुझे तो भूख लगी है। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं होती। चाचा जब बोलते हैं ना, तो मैं अब उनको मजाक वो किया करते थे। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ में गेम खेल रहे हैं, मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं, मुझे डराना चाहते हैं, हैरान कर देना चाहते हैं। मैं उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता हूं। मैं मजे लेके कहता हूं, फिर क्या हुआ चाचा जी? इसके बाद कहां गई औरत? चाचा जी के चेहरे पर मैं डर देख रहा था। मुझे लगा कि एक्टिंग कब से करने लगे। ये एक्टिंग तो नहीं करते थे, हंसी मजाक का तो दौर जरूर चलता था। जब चाचा कहने लगे, तू मेरी बात को मजाक समझ रहा है। मैं उस औरत को चेहरा देख करके समझ चुका था कि वो इंसान नहीं थी। इंसान कभी अपना रंग रूप इतनी जल्दी बदलता नहीं है, और उसमें गजब का ताकत था। अब तू देख ले, मैं अट्टा कट्टा हूं, और वो मुझे गिरा दिया था। और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहां पर हूं। जब तू आवाज देता है ना, तब मैं दरवाजा खोलता हूं। वो दरवाजा उस टाइम बंद था। अगर वो दरवाजा मैं खोल देता, अब बाहर भाग जाता, तो शायद मैं उससे बच जाता, लेकिन मैं भाग ही नहीं पाया ना। इसके बाद तू मुझे जगाता है। जब ये चाचा जी बात कहते हैं ना, मैं तो यकीन तो नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे ढाबे में कोई चुड़ैल, कोई प्रेतात्मा क्या करने आएगी? मैं तो जहां तक सुना था कि वो अंधेरी जगह में रहना पसंद करती हैं, जंगल में रहना पसंद करती हैं, किसी खाई वगैरह में उनका बसेरा होता है। अब हमारे होटल में क्या करेंगी? मेरे ढाबा में किस लिए आएंगी? खाना कैसे खाती हैं? मैं सही कहूँ ना कि इतना मुझे भूत प्रेत के बारे में जानकारी नहीं था। जो मैं उड़ती उड़ती बातें सुना करता था, और उस पर कभी कभी मैं मान भी लेता था कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना था कि कोई चुड़ैल, कोई प्रेतात्मा ढाबे के अंदर में आ जाए, खाना का मांग करे और वो कहे कि हमें नॉन वेज ही खाना पसंद है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं तब कहने लगा, चाचा जी आपको कोई भ्रम हो चुका है। वो इंसान ही होगी, भूखी प्यासी होगी, यात्री होगी। भूखी होगी तो जरूर वो भोजन तो चाहेगी। आप उसको चुड़ैल समझ बैठे। चाचा जी अपने जिद पर अड़े थे और मैं भी अपने जिद पर अड़ा था कि नहीं चाचा जी, आपका ये भ्रम था, भ्रम जाल में फंसे हुए थे। वो इंसान ही थी। अगर इंसान नहीं होती तो शायद आपके साथ कुछ गलत कर देती। आप सही सलामत अभी मुझे दिख रहे हैं। आपके चेहरे पर एक भी खरोच में देख नहीं पा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? भूत प्रेत किसी से मिलते हैं तो उसके साथ में कुछ बुरा व्यवहार जरूर करते हैं, जो मैंने सुना था। लेकिन चाचा जी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ डरे हुए थे। मुझे तो लग रहा था कि कहीं ये भ्रम का शिकार बन गए थे, डर गए होंगे। जहां इंसान डर जाता है ना, तो भ्रम होने लगती है। अब मुझे तो यही लगा था। मैं चाचा जी की बात पर यकीन नहीं कर पाए बैठा था। तब
चाचा जी कहने लगे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तब मैं कहने लगा कि चाचा जी घर जाओ, आप घर जाओ और मैं ढाबा संभालता हूँ। आप जाओ और नहाओ खाओ और इसके बाद दोपहर तक आ जाना। चाचा जी चले जाते हैं। मैं उनके बारे में काफी देर तक सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है। भूत प्रेत हमारे ढाबे में क्यों आएंगे? मतलब ही नहीं होता। इसका कोई मुझे संकेत ढाबे में दिखता भी नहीं है कि अगर भूत प्रेत आएगी तो चाचा जी इतनी आसानी से बच जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। मैं उस बात को वहीं खत्म कर देता हूँ। और इसके बाद चाचा जी आते नहीं हैं। शाम 6 बज जाता है। 6 बजे तक मैं ढाबे में रहता था। मैं बार बार रोड की तरफ देख रहा हूँ, चाचा जी कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए, चाचा जी कहाँ रह गए। दुकान थोड़ा बहुत चल रही थी। आखिरकार इंतजार करते करते रात का 10 बज चुका था। तब मुझे लगने लगा कि चाचा जी की तबीयत कहीं खराब तो नहीं होगी। तब जब काम खत्म हो जाता है, मैं ढाबा बढ़ाता हूँ और फिर अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे ढाबा बंद करके निकल रहा हूं ना, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मुड़ मुड़ कर मैं देखता था कि कौन है भला। कोई मुझे दिखाई नहीं देता था, लेकिन जैसे मैं आगे कदम बढ़ाता था ना, तो ऐसा कुछ आवाज आती थी, जैसे मेरे पीछे में कोई और भी चल रहा, उसकी कदमों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। कहीं मैं भी चाचा जी की तरह भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया। अरे जब कोई दिख नहीं रहा है, अगर कोई आत्मा भी होती तो कम से कम दिखाई तो पड़ती ना। मैं इन चीजों पर यकीन तो जरूर करता था, लेकिन मैं देखना बिना देखे किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, बहन तो हो चुका था मुझे। मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता था, कोई दिखाई नहीं देता था। तब मैं पीछे मुड़कर देखना ही बंद कर देता हूँ, अपने रास्ते चल देता हूँ। मेरी आशंका सही साबित होती है। जब मैं घर पहुंचता हूं ना, तो चाचा जी की हालत बिगड़ चुकी थी। बहुत बुखार में तप रहे थे। मेरी माँ भी वहीं बैठी हुई थी, चाची भी बैठी थी, बहन भी बैठी हुई थी, और चाचा जी के दोनों बच्चे सो चुके थे। मैं देखता हूँ शरीर छू करके तो तवे के माफिक गर्म था। तब मैं माँ से कहता हूँ, क्या अभी तक दवाई वाई? कहती हाँ, डॉक्टर से दवाई लाए हैं ना, ये खुराक दे दी है, बुखार उतर चुका था, लेकिन अभी बुखार फिर चढ़ गया है। मैंने बोला फिर दवाई दो ना, किसका इंतजार कर रही हो माँ? कहने लगी कि दवाई कैसे दूं? देखो ये मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, जाग ही नहीं रहे हैं, जैसे लग रहा कि बेहोशी में पड़ गए। ये डराने वाली बात थी मेरे लिए। चाचा जी को मैं झकझोरता हूँ, चाचा जी उठो, चाचा जी उठो, लेकिन चाचा जी सुगबुगाते भी नहीं है, आंख तो खोलते ही नहीं है, मुंह खोलना तो दूर की बात थी। मैं उस टाइम बहुत घबरा गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे टाइम में करना क्या चाहिए। मेरी घबराहट देख करके मेरी माँ भी घबरा जाती है, वो भी डर जाती है, और फिर चाची भी घबरा जाती है। चाची तो रोने लगती है, और तब मैं चाची जी को समझाता, अरे रोने क्या बात है, बुखार लग गया है, ये कौन सी बड़ी बात है, बुखार उतर जाएगी, ठंडे पानी का पट्टी करते हैं। अब मैं इनको होश में लाने की कोशिश करता हूँ ना। मैं बहुत कोशिश किया, तब चाचा जी आंख खोलते हैं, मुझे देखते हैं जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तब मैं कहता हूं मैं हूं ना, मुझे नहीं पहचाने, मैं आपका बेटा हूं ना सतीश। तब जाके कहते हैं हाँ बेटा, आ गया, दुकान बढ़ा के आ गया। मुझे छूने लगते हैं कि जैसे मेरे कोई नुकसान हो गया है। मैं कहता हूं चाचा जी मैं सही सलामत हूं, आप इतना डरे हुए क्यों हैं, बात क्या है? वो सब बातें जो आप दुकान में बताए थे, वो उन चीजों को मैं यकीन नहीं करता हूं, आप डरिए मत, आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब मुझे पहली बार लगता है कि डर का वजह तो नहीं है, कहीं डर के वजह से चाचा जी की तबीयत बिगड़ तो नहीं गई है। फिर हम दवा खिलाते हैं। दवा खिलाने के बाद में कुछ देर के बाद में बुखार उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये जो बुखार था ना, उनको ऐसा जकड़ लिया था कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। सुबह में फिर वही हालत हो जाती है। जब तक दवाई खाते, जब तक असर रहता, तो बुखार तो गायब हो जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद में बुखार लौट आता था। अब चाची माँ का कर्तव्य था कि डॉक्टर के पास ले जाएं, अब मुझे तो ढाबा खोलना था। अगर चाचा सही सलामत होते तो इनका काम था, लेकिन रोजी रोटी भी तो चलानी थी। वही तो ढाबा था हमारी रोजी रोटी का जरिया, उसको हम बंद नहीं करना चाहते थे।
इधर माँ और चाची चाचा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पर मलेरिया वगैरह ना जाने कितनी चीज़ों का डॉक्टर टेस्ट करता है, इंतज़ार करता है कि आप 2 दिन के बाद में आइए, तब तक रिपोर्ट आ जाएगा, तब तक दवा बदल कर देता है, इससे फर्क आ जाएगा। इधर मैं ढाबे में अपना काम कर रहा था। वही रात का 10 बज जाता है जब मैं ग्राहक को निपटा देता हूँ और तब ढाबा बढ़ाता हूँ। ढाबा बढ़ाने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे से आके कोई टकरा गया हो। एक सुगंध नाकों में महसूस होती है। वो सुगंध लेडीज लोग लगाया करती थी। वो सुगंध को मैं जब पहचानता हूँ तो मेरे आसपास में ऐसा कोई लेडीज या कोई जेंट्स भी नहीं था। आखिर ये सुगंध अब मुझसे टकराया कौन? मैं जब कोई इंसानी शरीर जब किसी के शरीर से टकराता है तो महसूस तो होता ही है, वैसा ही मुझे महसूस हुआ था। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आखिर कौन टकराया तो कोई देखता ही नहीं है, और उसी वक्त वो खुशबू मुझे महसूस होती है। मेरे शरीर में डर तो आ जाता है। क्या चाचा जी सही कहते थे क्या? अगले पल मैं अब अपने सोच को विदा करता हूँ। अरे नहीं, मैं भी चाचा जी की तरह हो गया क्या? मैं भी डर गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मन का ये भ्रम है। मेरा मन काफी डरा हुआ है और तभी ऐसी चीजें मुझे महसूस करा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने मन को मैं शांत करता हूँ और मन ही मन मान लेता हूँ कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं घर पहुँचता हूँ, लेकिन चाचा जी उन्हीं हालात में थे। बुखार उतरता था, चढ़ जाता था, और जब ज़्यादा चढ़ जाता था ना तो बड़बड़ाने लगते थे। कुछ अलग भाषा में वो बोलने लगते थे। ऐसे चाची जो है ना बहुत घबरा जाती थी, डर जाती थी। और माँ का भी हालत कुछ ऐसा भी होता था। और तब मैं जब पहुँचता हूँ तो माँ उदास बैठी हुई है। चाची लग रहा है कि उनकी आंखों से आंसू बहुत बह चुका है, आंखें सूजी लग रही है। और तब मैं दोनों से कहता हूँ, आप लोगों को क्या हो गया? अरे बुखार है, मलेरिया भी आजकल फैला हुआ है, हो सकता है टाइफाइड हो, ऐसा मैं बताता हूँ ताकि वो चिंता से मुक्ति हो सके। लेकिन कहती हैं तेरी बात सही है, हो सकता है, मैं मान लेती हूँ कि मलेरिया हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये जो चाचा है बड़बड़ाते हैं कुछ अलग भाषा में, कुछ अलग भाषा जो हम समझ नहीं पाते। बेटा कोई ना कोई चक्कर जरूर है, भूत प्रेत का खेल है। तब मैं कहता हूं कैसी बात कर रही हूं मां, भूत प्रेत हमारे घर में कहां से आ जाएगा? चाची भी कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हारी मां सही कह रही है। मैं भी उन चीजों को देखी हूं। जब चाचा तुम्हारी आंखें बंद करके बड़बड़ाते हैं ना तो अलग ही भाषा अब उनके मुंह से निकलता है। वैसी भाषा हमने कभी आसपास में सुना भी नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन मैं उनको डराना नहीं चाहता था। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता था कि सब घर में आराम से शांति से रहें और ऐसा कुछ बखेड़ा भी ना हो जिससे अड़ोस पड़ोस में पता लगे कि हमारे घर में भूत प्रवेश कर गया है। ये ठीक बात नहीं थी। हमारी बहन की शादी करनी थी, बहुत सारा काम करना था। अगर हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाता है, आस पड़ोस में बात गोली की तरह फैलना शुरू हो जाती है। लोग बाग शक की निगाह से देखने लगते हैं। अरे इसके घर में तो भूत प्रवेश कर गया है, इसके घर पर हम नहीं जाएंगे, इसका छुआ हुआ पानी नहीं मिलेंगे, क्या पता वो पानी में हमारे साथ भूत आ जाए उसके घर से। लोग बाग ऐसा ही डरा करते थे। और तब मैं चाची को भी मना करता हूँ, माँ को भी मना करता हूँ कि देखिए ये बातें हम तो सुन लिए, लेकिन ये बात पड़ोस में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप समझदार लोग हैं, आप मेरी बात को आप समझ सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा ना, मैं करूंगा, जो भी होगा मेरे से सब कुछ करूंगा। अगली सुबह मैं सोच में पड़ गया था कि ढाबा खोलने जाऊं या चाचा का इलाज कराऊं। मुझे लगा कि नहीं, ढाबा हुआ तो चलता रहेगा, ये तो जिंदगी भर का सौदा है, पहले अपने चाचा को इलाज कराना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास लेकर पहुंचता हूं। डॉक्टर रिपोर्ट आ चुका था और कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, इनमें ऐसा कोई मलेरिया और डेंगू वगैरह का मतलब जो भी है, टाइफाइड का कोई लक्षण दिखता ही नहीं है, सामान्य से वो बुखार है, अपने आप उतर जाएगा। मैं दवाई आज बदल कर दे देता हूँ, दवाई बदल कर दे देता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता।
मैं आज ढाबा पर नहीं गया था, मैं चाचा के साथ ही रहा, वहां से घर पर ले आकर के उनके पास बैठा हुआ था, उनका सेवा भाव कर रहा था, सर की मालिश कर रहा था, पैरों पर रगड़ा मार रहा था और चाचा गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक उनकी आंखें एक बार खुलती है, जब आंख खुलती है ना तो छत की तरफ घूरने लगते हैं और फिर उनके मुंह से कुछ अलग ही भाषा निकलनी शुरू हो जाती है। ये भाषा मेरे लिए भी बहुत अनजानी थी। कौन सी भाषा हम बात कर रहे थे मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मैं चाचा को जगाने लगता हूं कि होश में आओ, होश में आओ, और वो होश में नहीं आते, वही भाषा का उपयोग करते हुए ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं भी उस पल में डर जाता हूं, आखिर चाचा के साथ में हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तब चाची रोने लगती है, मेरी माँ भी रोने लगती है। तू मेरी बात को समझता नहीं, हमें दवा की तो जरूरत है लेकिन इसके साथ में दुआ की भी जरूरत है। हमें इस वक्त में तांत्रिक के पास में लेकर चलना चाहिए, हम लोग देर कर रहे हैं, मेरी माँ का कहना था। चाची हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं अब डर चुका था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था मैं अब एकदम सहम गया था कि चाचा और कोई भाषा तो जानते नहीं है, तो कौन सी भाषा बोल रहे। इतनी तबीयत, इतनी दवाई बदल दिया गया और सब कुछ डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक है, तो फिर ये बुखार उतर क्यों नहीं रहा है। समस्या मैं समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन समस्या का समाधान मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार अपने माँ के आगे मैं हार घुटना टेक देता हूँ कि ठीक है, आप जो कहोगी हम करेंगे। करना क्या है, ना तो मैं किसी तांत्रिक को जानता था ना ओझा गुनी को जानता था, तो आखिर मैं जाऊं कहां पर। तब माँ कहती है कि ये ओझा गुनी है, चल मेरे साथ में। जब मैं माँ के साथ चल देता हूँ और जब उस बाबा के पास पहुंचता हूँ और जब मैं उनको देखता हूँ, अब मैं सोच में विवश हो जाता हूँ। ये तो खुद एक बीमार की तरह लग रहे हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा लग रहा है, ये कौन सी बीमारी का इलाज करेंगे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कोई तांत्रिक भी हो सकते हैं। माँ कहती है कि नहीं, ये तांत्रिक बाबा है, मैं जानती हूं इनको, एक बार तेरे पिताजी के साथ यहाँ पर आई थी, पिताजी मुझे लेके आए थे जब मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही खराब हो गई थी, तब इन्होंने कुछ झाड़ फूंक किया था, इसके बाद मैं सही हो गई थी, ये इलाज कर देंगे। मैं तो उनको देख करके समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान कैसे करेगा इलाज। माँ सब कुछ बताने लगे कि मेरे अब यहाँ घर में ऐसी समस्या खड़ी हो गई है मेरे देवर के साथ में, आप हमारी मदद कीजिए। वो तो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब माँ कहने लगती है तब वो तैयार हो जाते हैं। वो कहीं आते जाते नहीं थे, शरीर उनका बूढ़ा हो चुका था, शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। मैं भी देख करके उनका तरस आ रहा था कि कौन सा मंत्र का जाप करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा था। जो इंसान इतना कमजोर हो चुका है वो भूत प्रेत को कैसे भगाएगा। लेकिन वो हमारी माँ के कहना मानते हैं, कहते हैं लेके चलो मुझे। अब उनको हम लेके अपने घर में आ जाते हैं और घर में जब चाचा जी को देखते हैं तब इधर उधर चारों तरफ घूम घूम करके हमारे कमरे में देखने लगते हैं, जैसे किसी की तलाश कर रहे हो। मैं बिल्कुल अपना मुंह बंद करके उनको जो कार्यक्रम कर रहे थे मैं उनकी तरफ देख रहा था। चारों तरफ हर घर में घुस घुस करके ना जाने किस चीज की तलाश कर रहे थे। आखिरकार लौट आते हैं, माँ पूछते हैं कि बाबा जी क्या ढूंढ रहे थे, मिला क्या आपको कुछ। करेक्ट नहीं, लेकिन गंध मिल चुका है। मैं गंध का तलाश करते हुए हर कमरे में देखा, लेकिन ये शक्ति यहां पर है नहीं। हाँ, उसका संकेत है, उसका गंध यहां पर फैला हुआ है, मतलब यहां पर कुछ देर पहले जरूर थी, अब नहीं है। शायद उसको पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं ना, तभी वो इस जगह को छोड़ के चली गई है। इसके बाद मेरे चाचा जी का इलाज करना शुरू कर देते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा। पूरा 2 घंटे का कार्यक्रम होता है और उसके बाद चाचा जी को डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये बंदा स्वस्थ हो जाएगा। कुछ देर के बाद में खुद अब इसकी आंख खुलेगी और जब आंख खुलेगी ना तो हर बीमारी इसका दूर हो जाएगा। लेकिन समस्या यहां पर नहीं है, समस्या फिर दोहराया जा सकता है। जब बाबा जी बोलते हैं ना तो माँ कहती है मतलब अब क्या हो सकता है। कहते हैं बाबा जी कि देखो ये जो मैंने सब कुछ किया ये एक तरह से
इमरजेंसी सेवा इसको बोल सकते हैं, तत्काल सेवा। लेकिन अभी हम बीमारी तक पहुंच नहीं पाए। बीमारी यहां से भाग चुकी है, अब हमें उसका पीछा करना है। जब तक बीमारी को पकड़ नहीं लेंगे, आज समझ लो ये जो इलाज मैंने किया है ये अधूरा ही है। ये कभी भी फिर बेहोशी में आ सकता है, कभी भी इसका शरीर तवे के समान तप सकता है। अब फिर अलग अलग भाषा इसके मुंह से निकलती हुई तुम महसूस करोगे। सारा परिवार जब बाबा जी की बात कहते हैं, हम पूरा परिवार डर चुके थे कि अब क्या करें, बाबा जी आप ही रास्ता दिखाओ। कहने लगे कि अब रास्ता मैं क्या दिखा सकता हूं, हम तो उस चीज को जब यहां पर मौजूद हो तभी तो उसको मैं बात कर सकता हूं कि आखिर यहां इस घर में उसका रहने का तात्पर्य क्या है। तुम्हारे चाचा जी के साथ क्यों वो शरीर को अब एक तरह से नुकसान पहुंचा रही है, कोई ना कोई तो मतलब होगा। भूत प्रेत ऐसे ही लोगों के पास में नहीं आते, कोई ना कोई रीजन होता है। या तो तुम्हारे चाचा ने किसी भूत प्रेत के साथ कोई तकलीफ दिया हो, तभी वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे घर पर आई है, या फिर गलती से भी हो सकता है, दोनों चीज भी हो सकता है, या तो जानबूझ करके या फिर अनजाने में। लेकिन हुआ तो है कुछ ना कुछ। लेकिन अभी तक हम पूरा परिवार समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार कहते हैं कि आज तो मैं जा रहा हूं, जब इसके साथ में कुछ ऐसा बात हो ना तो आप लोग चुपचाप आ जाना, अब फिर हम देख लेंगे। बाबा जी को तो हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये समस्या हमारे लिए अभी खत्म नहीं हुआ था। हम डरे हुए थे कि अचानक वो ना जाने कब आएगी या आएगा, अब फिर हमारे चाचा जी की तबीयत खराब हो जाएगा। हम तो उसको देख भी नहीं पाएंगे कि कैसी है या कैसा है। डर का माहौल पूरे घर में फैला हुआ था। मेरी बहन भी डरी हुई थी, मेरी माँ भी डरी हुई थी, मेरे चाची जी भी का बुरा हाल था। लेकिन चाचा जी अब स्वस्थ दिख रहे थे, बुखार जो था उतर चुका था। मैं चाचा जी के पास बैठा हुआ था, तब मैं कहने लगा, चाचा जी आपने उस रात को जो कुछ बताया वो बिल्कुल सही था, जो आपने मुझे कहानी बताया था। तब चाचा जी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलता हूँ। वो मेरे जो दरवाजा था ढाबा का, वो तो मैंने बंद करके सोया हुआ था, और वो बंद ढाबा में कैसे आ गई, मैं इसी बात को लेकर के अब जो भी कहानी तब पुराने वाली वही फिर दोहरा देते हैं। मैं उस दोबारा कहानी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तब मैं कहता हूँ, फिर क्या हुआ? कहने लगे, मुझे नहीं पता, जब तू आता है दरवाजा पीटता है, तब मैं दरवाजा खोलता हूँ। अब मैं समझ गया था कि घटना का शुरुआत घर में नहीं हुआ है, ये घटना का शुरुआत दुकान में हुआ है, मेरे ढाबे में हुआ है। अब मैं उस टाइम बाबा जी को बता नहीं पाया था। जब याद आ जाता है ना, तब मैं बाबा जी के पास भागा जाता हूँ, पूरी कहानी बता देता हूँ जो भी मेरे चाचा जी के साथ घटा हुआ था। बाबा जी कहने लगे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम उसका पीछा करते, तुम्हारे ढाबे तक जाते, वो जरूर वो छाया है, वो शक्ति है ढाबे के अंदर में होगी। अब क्या हो सकता है, शाम हो चुकी थी, अब तो कोई मतलब नहीं था। अगले दिन के लिए बात टल गई थी कि तुम अगले दिन आओ, हम तुम्हारे ढाबे पे चलेंगे, लेकिन अपने चाचा का ख्याल रखना, जैसे मैं बताया हूं वैसे ही आप लोग करना, नहीं तो हो सकता है कि गुस्से में आकर के कुछ अनर्थ कर दे। लेकिन वो रात बिल्कुल सही निकल जाती है। चाचा जी स्वस्थ दिखाई देते हैं, बुखार उतरना शुरू हो गया था, उतर भी चुका था, कमजोरी जरूर शरीर में थी। मुझे लगने लगा कि अब क्या करें, चाचा जी तो स्वस्थ हो गए, लेकिन मां डरी हुई थी। वो कहने लगी, तू जा बाबा जी के पास जा, अब बाबा जी को लेकर के सीधा तो ढाबा पहुंच। मैं भी पहुंच रही हूं। मैं बाबा जी के पास जाता हूं और फिर बाबा जी को लेकर के ढाबा में पहुंचता हूं। तब तक मां भी पहुंच चुकी थी। अब वहां पर हम मां बेटा और बाबा जी पूरा वो ढाबे में छानबीन करना शुरू कर देते, और एक जगह पर एक जो कमरा था, स्टोर रूम, जहां पर हम साग सब्जी और तरह तरह की चीजें रखते थे, उस जगह पर आकर रुक जाते। और वहां पर जब वो सूखना शुरू कर देते हैं, तब कहते हैं, हाँ है इसी जगह पर है इसका, मैं गंध पा चुका हूं, यहीं पर है आसपास में, लेकिन अभी इस जगह पर से गायब हो चुकी है। मतलब ये जो इसका आना जाना है यहीं से शुरुआत होता है, लेकिन जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगी,
तब तक हम कैसे उससे बात करेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है। मैं कहता हूँ बाबा जी क्या वो पुरुष है या स्त्री है। बाबा जी कहते हैं स्त्री है। कैसी है? और बाबा जी जब अपना आंख बंद करके बताते हैं तब मुझे वो सब जो रात में चाचा जी के साथ घटा था और जो चाचा जी बताए थे वो ऐसा ही हुलिया बाबा जी बताना शुरू करते हैं। मैं पूछता हूँ कि बाबा जी ये औरत है कौन? चुड़ैल है या कुछ और है? तब कहते हैं अब तुम चुड़ैल समझना चुड़ैल समझ लो, भूत समझना भूत समझ लो, लेकिन है एक प्रेतात्मा, बिगड़ैल प्रेतात्मा। वो काफी दिन से भूखी है, उसका भूख समाप्त नहीं हो रहा है और वो काफी दिन के बाद जगी हुई है। गहरी निद्रा में थी वो, और वो जग गई है। अब उसको भूख सता रही है, अब भूख के मारे ये तड़प रही है। वो बहुत कुछ खाना चाहती है जो इसका इच्छा है, शायद उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है और तभी ये सब हंगामा अभी कर रखी है। बाबा जी सब कुछ कहानी बता देते हैं और वो घटना जो चाचा जी ने बताया था सब कुछ मेल खा रहा था। चाचा जी भी कह रहे थे वो बहुत काफी भूखी थी, वो नॉन वेज खाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम हमारे दुकान में नॉन वेज था नहीं। मैं उसके लिए अंडे का आमलेट बनाया था, अब फिर वो गायब हो जाती है। मेरे आंखों के सामने वही सब दृश्य चलने लगता है। मैं डर जाता हूँ। बाबा जी से पूछता हूँ कि बाबा जी आखिर हम कैसे उसको सही करेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि अब हमारे ढाबा में नहीं रहेगी। उसके लिए कुछ उपाय तो कीजिए, नहीं तो फिर चाचा जी आएंगे और उनके साथ में कुछ ऐसा ही खेल हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे साथ भी हो जाए। मैं भी डरा हुआ था। चाचा जी के साथ में जो घटना घटी थी वो बहुत ही डरावनी थी। मैंने देखा था हमारे परिवार को बिलखते हुए, मेरी माँ को रोते हुए, चाची जी को रोते हुए, तड़पते हुए। मैं सब कुछ देखा था। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं चाहता था कि जो भी है शक्ति हमारे ढाबा से अलग ही हो जाए, लेकिन बाबा जी के कहना था कि जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी मैं कैसे उससे बात कर सकता हूँ। जब सामने आएगी तभी तो मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है, क्या करना होगा कि इस ढाबा को छोड़ पाएगी। कोई उपाय होगा, मैं बाबा जी से पूछता हूँ। तब वो सोच में डूब जाते। कहते हैं हाँ एक उपाय तो है, लेकिन थोड़ा रिस्की है, कर पाओगे? तब मैं हिम्मत जुटाता हूँ और कहता हूँ बाबा जी मैं अपने ढाबा के लिए, अपने परिवार के लिए ये रिस्क मैं जरूर लूंगा। करना क्या होगा? बाबा जी कहते हैं कि देखो वो अब मैं उसको जान चुका हूं, तुम भी जान चुके हो। वो नॉन वेज खाना पसंद करती है, उसके लिए तुम्हें नॉन वेज इसी ढाबे में बनाना पड़ेगा। और जब नॉन वेज बन जाएगा ना, वो खुद वो आसपास में मंडराने लगेगी। और तब मैं उसको अब देख सकता हूं, उससे बातें कर सकता हूं, उसको समझा सकता हूं कि आखिर यहां पर क्यों है, इन लोगों को क्यों तकलीफ दे रही है। आज जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं और उससे मैं बातें नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये काम थोड़ा रिस्की है। वो अभी गुस्से में है, वो गुस्से में बहुत कुछ कर सकती है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? उसके लिए ढाबा पर तुम रात को आओगे, नॉन वेज बनाओगे। मैं उस जगह पर नहीं रहूंगा, अगर मैं रहूंगा तो आस पास में भी नहीं आएगी। तो बोलो तुम ये रिस्क लोगे? मैं सोच में पड़ गया था। मुझे लगा कि परिवार के लिए तो इतना करना ठीक ही होगा। एक ही बार की तो बात है, फिर ये सदा के लिए कलेश खत्म हो जाएगा। मैं हिम्मत से काम लेता हूं और कहता हूं बाबा जी मुझे कुछ होगा तो नहीं। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो रिस्क तो है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आस पास में ही रहूंगा। ये काम जब करोगे मुझे बता देना कि मैं भी पूरी तैयारी से आ सकूं। मैं कहने लगा बाबा जी अब आप आ ही चुके हो और शाम होने वाला भी है, तो क्यों ना आप कुछ देर के लिए आराम कर लो और तब तक मैं पूरी तैयारी कर लेता हूँ। माँ को कहता हूँ कि माँ मैं आप कुछ देर के लिए बाजार में जा रहा हूँ, आप पूरा सामान लेके आता हूँ, तब तक आप बाबा जी के ध्यान रखना। मैं माँ का परवाह नहीं करता हूँ। माँ मुझे रोकना चाहती थी कि ना ये तो काम नहीं करेगा, ये तो काम नहीं करेगा, लेकिन मैं सुना ही नहीं। सीधा जाता हूँ, मटन खरीदता हूँ और इसके बाद और भी कुछ सामान जो बाबा जी बोले थे वो सब लेके आ जाता हूँ। माँ बहुत ही डरी हुई थी, खौफ में थी। वो जानती थी कि मेरे साथ में कुछ भी हो सकता था, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए
मैं इतना तो काम कर ही सकता था। और तब मैं बाबा जी से बोलता हूँ कि कितने बजे काम स्टार्ट करना है। बाबा जी कहते हैं कि देखो कम से कम अंधेरा हो जाए और बिल्कुल ये रास्ता है ना सुन सपाटा हो जाए, और तभी वो आसपास में मंडराएगी। मतलब 10 बजे के आसपास ये रास्ता था वो बिल्कुल खाली हो जाता था, रोड पर आवागमन बंद हो जाती थी। यही समय बिल्कुल सही था। और तब मैं बाबा जी से कहता हूँ कि आप कहाँ रहोगे। मैं माँ को घर भेजना चाहता था, लेकिन माँ जाना नहीं चाहती थी, और वहां पर अगर माँ रुकेगी तो वो जो शक्ति थी वो आती भी नहीं। बाबा जी का कहना था, मतलब वहां पर मुझे अकेले रहना था और उसके लिए नॉन वेज पकाना था। और तब वो नॉन वेज की खुशबू से आसपास में अपने आप को दिखाई देने लगती। मुझे तो नजर नहीं आती, लेकिन बाबा जी वैसे ही उनके पास में विधि थी, विधान था कि उसको देख सकते थे। बाबा जी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। अब माँ को समझाना था कि आप घर चले जाओ, लेकिन माँ जाना नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैं माँ को घर भेजता हूँ और उसके बाद बाबा जी से कहता हूँ कि आप कहाँ रहेंगे। बाबा जी कहते तुम मेरी टेंशन छोड़ दो। मैं उनकी दशा पर, जैसा उनका शरीर था, मैं थोड़ा डरा हुआ था। कमजोर इंसान थे और वो भी बूढ़े थे। मैं अब कहने लगा कि आप अपने आश्रम में चले जाओ, अपने घर चले जाओ, 10 बजे के आसपास में आप आ जाना। और तब कहते हैं तुम मेरी फिक्र मत कर, मैं आगे चला जाऊंगा। मैं जानता हूं मुझे कहाँ रहना चाहिए। मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर अकेला छोड़ूंगा तो तेरे साथ में कुछ ना कुछ कहानी बन जाएगी, और वो मैं चाहता नहीं हूं। तू अपना काम कर, 10 बजेगा और अपना काम स्टार्ट कर देना, और मैं आस पास में भटकता रहूंगा। मैं तेरे पर नजर गड़ाए रखूंगा और उसको भी ढूंढता रहूंगा कि वो आती किधर से है। मैं उसको जानना भी तो जरूरी है, और तभी तो मैं जड़ तक पहुंच पाऊंगा। बाबा जी का कहना अपनी जगह पर सही था। डर तो मुझे लग रहा था। मुझे लगने लगा कि बस एक बार तो मैं जरूर डरूंगा, लेकिन ये बीमारी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे ही 10 बजता है, रोड पर आवागमन बंद हो जाती है, और तब मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। चूल्हा जल जाता है और फिर मांस को मैं पकाने लगता हूँ, और उसमें ऐसा खुशबू डालता हूँ कि जिससे आकर्षित होकर के जल्द से जल्द इस जगह तक पहुंच जाए। मैं जब मांस पकने लगता है ना, तो मेरे दिल में बहुत ही घबराहट हो रही थी। डर अंदर बैठा हुआ था और कभी कभी निकल के बाहर बह जाता था। जैसे ही आपस में कहीं कुछ टकराने की आवाज आती थी, जैसे हवा का झोंका आता था, मेरे ढाबा के अंदर में कोई बर्तन खड़कती थी, तो मुझे लगता था वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, कहाँ है, आवाज आई है। मैं ऐसा ही सोचता था, डर जाता था, चारों तरफ देखता था, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता था। ऐसा ही हुआ जब तक मांस सही ढंग से पक नहीं जाता है, और उसकी खुशबू बहुत दूर तक जारी होगी रात के टाइम में। अचानक वहां पर जो बल्ब जल रहा था ना, जिसे रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, वो टिमटिमाने लगती है। जैसे टिमटिमाने लगती है ना, मेरा दिल धड़कने लगता है तेजी के साथ में। मतलब संकेत मिल रहा है कि अब वो इस जगह पर आ चुकी है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे तो लगा था कि बाबा जी ने सही बोला है, वो मुझे नजर नहीं आएंगी। अब वो देख सकते हैं तो बाबा जी देख सकते हैं। लेकिन अगले पल जो बल्ब टिमटिमा रहा था, अचानक बंद हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद में जैसे ही बल्ब रोशन होता है, तब मैं देखता हूं जहां पर मैं पतीला भर के मांस बनाया हुआ था, उस पतीले के पास में वैसी ही औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वो पतीला को छूती नहीं है, पतीला के आसपास खड़ी होकर के उसकी जो भाप निकल रहा था, उसकी सुगंध की मजा ले रही थी। जैसे ही मैं उसको देखता हूं, मैं तो कांप जाता हूं। सेम जैसे चाचा जी ने बताया था ना, वैसे ही हुलिया था। आज जैसे मैं उसके तरफ देखता हूं, आंखों में आंखें मिलती है। अब शरीर में ना जाने ऐसा क्या होता है कि सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे फालिज मार गया हो। मैं जहां था वहीं पर बिल्कुल लग रहा है कि मेरे शरीर में प्राण नहीं है। हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, और उसी पल वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगती है। नजदीक नजदीक, जितना नजदीक आ रही थी, मैं तो बस देख ही सकता था।
ना तो मैं चीख पा रहा था, ना मैं हंस पा रहा था, ना रो पा रहा था। ऐसा मेरा हालत हुआ था। शायद उसने मेरे ऊपर में कोई अब जादू का प्रयोग किया होगा, या उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि मुझे पंगु बना दिया था। मेरे पास में आती है, मेरे सर पर हाथ फेरती है और जैसे लगता है कि मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा शिकार हूं। मुस्कुराने लगती है। दरवाजा तो हमारा ढाबा का खुला हुआ था, मतलब कुंडी नहीं लगा था, दरवाजा भिड़ा हुआ था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बाबा जी कहाँ रह गए, बाबा जी कहाँ रह गए, ये मुझे तो खा जाएगी, ये तो मुझे जिंदा ही ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई बकरा हूं, इसके लिए आसान शिकार हूं। मैं उसकी नजरें देख करके अंदर ही अंदर डरा हुआ था। शरीर साथ नहीं दे रहा था। शरीर का कोई भी अंग काम करता हुआ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर में इतनी खौफ में भरा हुआ था। मैं चीखना चाहता था, रोना चाहता था। उसको देख करके मैं दहल चुका था। उसका इरादा को मैं भांप चुका था। अब मेरे साथ में कुछ खेल खेलने वाली है। लेकिन उसी वक्त भगवान ने मेरी सुन ली थी। दरवाजा खुलता है। जैसे दरवाजा खुलता है, बाबा जी तो बाहर से ही तंत्र मंत्र उस जगह को बाहर से घेर चुके थे। अपने तंत्र मंत्र से वो जान चुके थे कि वो आ चुकी है, और पूरा ढाबा को जैसे बांध दिया था अपने मंत्रों की शक्ति से। और वो प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं ना, वो औरत जहां खड़ी थी खड़ी रह जाती है। तो फिर आ गया। जैसे एक दूसरे को दोनों लोग जानते हैं। और तब बाबा जी मुस्कुरा के कहते हैं, तुझे मैंने बहुत दिनों तक नींद में सुला रखा था। अब मुझे नहीं लगता था कि तू इतनी आसानी से जाग पाएगी। चल, तेरे को वही जगह पर फिर मैं सुलाता हूं, और तू वहीं पर रहने के लायक है। तू कैसे जाग गई, कैसे जाग गई, किसने तुझे जगाया? आपस में बहस हो रही थी बाबा जी की और उस आत्मा की। वो आत्मा कह रही थी कि तू मेरे साथ में फिर ऐसा करेगा, ऐसा ही करेगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आत्मा जैसे अब उनसे रोने पर, जैसे रोने वाली भाव में सब बात कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे, मैं इस जगह से निकल जाऊंगी। लेकिन बाबा जी कह रहे थे, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं तू चीज क्या है। मैं तुझे छोड़ दूंगा और फिर लोगों को तू परेशान किया करेगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जैसे मैंने तुझे अब मैं सुलाया था गहरी नींद में, फिर मैं तुझे सुला दूंगा और तू सालों साल तक सोती रहेगी। तू कैसे निकल गई, कैसे निकल गई? तू कैसे सोते सोते जाग गई? क्या तुझे किसी ने जगाया था? तेरे आसपास में कोई आ चुका था? बाबा जी सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो आत्मा जो भी थी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उल्टा पुल्टा बोल रही थी कि आप मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन बाबा जी छोड़ने के मूड में नहीं थे। आखिरकार कहते हैं, आ जा मेरे साथ में, अब तू यहां से भाग नहीं सकती। जैसे ही बाबा जी बोलते हैं, लेकिन वो हिलती जगह से नहीं, डट के खड़ी हो जाती है। बाबा जी अपने तंत्र मंत्र करते हैं और तब वो जमीन पर गिर जाती है। और जैसे ही गिरती है ना, कुछ देर के लिए जो रोशनी जली थी, फिर उस जगह पर अंधेरा हो जाता है। मैं फिर जैसे डर जाता हूं। हाथ पैर मेरे काम करना शुरू कर देते हैं। चीखने लगता हूं। तभी बाबा जी कहते हैं, अरे शोर मत करो, शोर मत करो, सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है। फिर बल्ब की रोशनी जल जाती है। अब वहां पर ना तो प्रेतात्मा थी, ना उसका कोई साया था। बाबा जी जरूर दिखाई दे रहे थे और अपना थैला संभाले हुए थे। कह रहे थे कि तू अब इस जगह से तू निकल जा, अपने घर पर जा, और मैंने इसको पकड़ लिया है। इसको सही जगह पर जहां मैं इसको सुला के आया था, फिर इसको सुलाऊंगा। सालों साल तक ये सोती रहेगी। लोगों के पास ये कभी भी नहीं जाएगी किसी को परेशान करने के लिए। बाबा जी लेके चल देते हैं। मैं होटल पर ताला लगाता हूं और फिर अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता हूं। अब उस टाइम बाबा जी ने उसके साथ में क्या किया मैं तो जान नहीं पाया। अब मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं उस ढाबा पर रुकूं, देखूं, उनके पीछे जाऊं कि बाबा जी उसके साथ में क्या करने थे। जब मैं घर पहुंचता हूं ना, तो मेरी माँ चिंता में डूबी हुई थी। चाची का भी वही हाल था और चाचा भी जगे हुए थे। वो कई बार कोशिश कर चुके थे कि मैं जा रहा हूं ढाबा पर, मेरा भतीजा अकेले है, मैं जा रहा हूं, उसका साथ दूंगा। लेकिन चाची मना कर देती है, मेरी माँ मना कर देती है कि नहीं, वो आ जाएगा, वो साहसी लड़का है। अब मैं आ ही जाता हूं। जब मुझे लोग देख लेते हैं तब चैन की सांस लेते हैं। मेरी माँ पूछती है,
क्या हुआ बेटा, काम बना? तब मैं कहता हूँ हाँ, काम बन चुका है। अब वो प्रेतात्मा को बाबा जी पकड़ के ले गए हैं। मैं पूरी बात को दोहरा देता हूँ कि बाबा जी पहले भी उसको पकड़ रखे थे, कहीं पर उसको नींद में सुला दिया था, लेकिन वो फिर जाग गई थी। बाबा जी कहना था कि इस बार मैं ऐसा सुलाऊंगा कि सालों साल तक जगेगी नहीं, और उसी काम के लिए वो गए हैं। अब रात में तो इतनी ही बात हुई थी, लेकिन जब सुबह में हम बाबा जी के पास जाते हैं धन्यवाद देने के लिए, चाचा भी, मैं भी, चाची भी, मतलब पूरा का पूरा परिवार, मेरी बहन और चाची के जो बच्चे थे उसको छोड़ करके जब वहां पर जाते हैं तो बाबा जी सो रहे थे। सारी रात जगे थे, इसलिए नींद आना लाजमी था। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि बाबा जी को उठाएं। कुछ देर हम वहां पर बैठे रहे, तब बाबा जी खांसते हुए उठ जाते हैं और हम सभी को देख कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर पर, सब कुछ सही हो गया। मेरी माँ प्रार्थना करती है और कहती है धन्यवाद करते हुए कि आपने सही टाइम पर हमारा ये काम कर दिया। बाबा जी कहते हैं ये तो हमारा कर्तव्य है, मैं तो ऐसा काम करता ही रहता हूँ। अब आप लोग जाओ और बेफिक्र हो जाओ, अपना आप ढाबा भी खोल सकते हो और अपना डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि बाबा जी आपने उस आत्मा को कहाँ ले गए, अब पहले कहाँ आप उसको नींद में सुलाए हुए थे। बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, अरे छोड़ो भी, तुम्हें इससे क्या मतलब है, ये हमारी जाति मामला है, हम जाने और वो जाने, तुम क्यों बीच में पड़ना चाहते हो भाई। आम खाओ, गुठली मत गिनो, ये हमारा काम है। अब वो सालों साल नींद में मस्त सोती रहेगी और जब तक उसको कोई जगाएगा नहीं वो जगेगी नहीं। लेकिन इस बार मैं ऐसी जगह पर उसको सोने का स्थान दिया हूं, वहां पर जल्दी से कोई इंसान पहुंच नहीं पाएगा। ये जगी थी इंसानी गलती की वजह से, जरूर वहां पर कोई ना कोई इंसान गया होगा, उसकी कदम वहां पड़े होंगे और तब उसकी नींद खुली होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसको ऐसी जगह पर अब नींद में सुलाया हूं जहां पर इंसान जल्दी से पहुंच नहीं पाएगा। और इसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन समाप्त तो हो जाती है, लेकिन डर इतना बना रहता है ना। मैं जैसे ही रात होता था ऐसा लगता था कि उस ढाबे में वो आ गई है। जब मैं मटन वगैरह बनाता था, चाचा जी बनाते थे, और जब खुशबू फैलती थी ना, तब एहसास होता था कि वो आत्मा कहीं आकर के उसका आनंद तो नहीं ले रही है। डर का माहौल पूरा महीना तक रहा। हम दोनों चाचा भतीजा डरा करते थे और डर के मारे रहते थे। जरा भी खटका होता था तो ऐसा लगता था कि वो फिर आ गई है, फिर लौट के आ गई है। लेकिन धीरे धीरे वो डर हमारे शरीर से निकलना शुरू किया। लेकिन एक अंदेशा हमेशा रहता था कि मान लो जहां पर वो प्रेतात्मा नींद में सो रही है, जहां पर बाबा जी ने उसको सुला दिया है, कहीं इंसान फिर उस जगह तक पहुंच जाए, उसके कदमों की आहट से फिर वो जाग सकती है। अगर इस बार जागी ना तो शायद हम लोग उसे जरूर बदला लेगी। ऐसी बात का खौफ हमेशा रहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सतीश जी की भेजी हुई। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार देना, दुलार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हाइप वाले बटन को जरूर ऑन करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना आपके साथ में घटी है, तो आप बिल्कुल हमारे पास में भेजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेल आईडी पर। हम आपको इस घटना को अपनी कहानी में जरूर डालेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।